बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी ओ क्लॉक। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 दैट इज़ लैंड फॉर्म्स अर्थ लिविंग कैनवस। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली जोग्राफी का आपका पार्ट है, राइट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं की कंसेप्ट विच includes plate tectonics, interior of the earth, role of weathering and erosion, agents of gradation, लैंड फॉर्म्स एंड डिज़ास्टर्स, राइट। तो आपको पता है कि अर्थ एक डायनामिक प्लैनेट है, एक डायनामिक प्लैनेट है जो कॉन्स्टेंटली शेप होता रहता है और चेंज होता रहता है, राइट। इट इज़ शेप बाय डिफरेंट फोर्सेस बोथ फ्रॉम विद इन एंड ऑन इट्स सरफेस। सो अर्थ जैसे प्लैनेट पे अलग अलग फोर्सेस हैं जो फ्रॉम टाइम टू टाइम एक प्ले करते हैं रोल, राइट, जो सरफेस लेवल पे भी हो रहे हैं और अर्थ के विद इन भी हो रहे हैं। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जिससे हम बेसिकली फाउंडेशंस को समझेंगे एंड हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो कैसे डिवाइडेड है इनटू लार्ज मूविंग प्लेट्स whose interactions causes earthquakes, volcanic activity and the formation of mountains and ocean basins. तो बेसिकली जो हमारा अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो डिवाइडेड है अलग अलग लार्ज प्लेट्स में। ये प्लेट्स जो है ये कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं और इनके थ्रू ही इंट्रैक्शंस होती हैं और जितनी अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये सारे फिनोमेनास भी इसी का ही रिजल्ट होते हैं। बीनीथ द सरफेस यानी कि जो हमारा इंटीरियर है अर्थ का, उसमें बेसिकली आता है क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। तो अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें क्या आता है, क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर, राइट। इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे। ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ड्राइविंग दीज टेक्टोनिक मूवमेंट्स थ्रू प्रोसेस लाइक मैंटल कन्वेक्शन, राइट। अब ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आगे जाके समझ आएगा। अब अर्थ के सरफेस पे एक्सटर्नल फोर्सेस कॉन्टिन्यूसली हमारे लैंडस्केप को रीशेप कर रहे हैं, जैसे कि वेदरिंग से क्या हो रहा है कि रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, राइट। बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उसके बाद वो स्मॉलर पार्टिकल्स में वेदरिंग के थ्रू ब्रेक होते जाते हैं। इरोजन हो रहा है, राइट। ऑब्वियसली जो हमारे ग्रेडेशन के काफ़ी एजेंट्स हो, रिवर्स है, वेव्स है, ओशंस है, विंड है, ग्लेशियर्स है, अंडरग्राउंड वाटर, दैट ऑल ट्रांसपोर्ट दीज मटेरियल्स फॉर्मिंग डाइवर्स लैंड फॉर्म्स। तो वेदरिंग थे तो मैंने बताया जो हमारी रॉक्स हैं, लार्जर रॉक्स, वो स्मॉलर रॉक्स में के पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, और इरोजन से और बाकी जो भी हमारे ग्रेडेशन के एजेंट्स हैं, ये कौन है एजेंट्स जिनकी वजह से इरोजन या वेदरिंग हो रही है, दैट इज़ रिवर्स, वेव्स, ओशंस, विंड्स, ग्लेशियर्स, जिनकी वजह से ये मूवमेंट हो रही है और कैसे ये वाले जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये सब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, फॉर्मिंग डाइवर्स लैंड फॉर्म्स। रिवर्स जो है वो कार्व करती हैं वैलीज़ को, ग्लेशियर्स जो है वो स्कल्प्ट करती है माउंटेन्स को, और जो विंड है वो शेप करती है डेजर्ट्स को, illustrating the intricate relationship between these natural forces and the landforms they create, right। तो किससे क्या क्रिएट हो रहा है, जो हमारी रिवर्स हैं उसके उससे हमारी क्यूरेट हो जाती हैं, हमारी कार्व हो जाती हैं वैलीज़। ग्लेशियर्स से माउंटेन्स स्कल्प्ट हो रहे हैं और विंड से हमारे डेजर्ट्स शेप हो रहे हैं, राइट। अब जो इंटरप्ले है इन इंटरनल फोर्सेस का और एक्सटर्नल प्रोसेसेस का, दैट ऑल्सो गिव राइजेस टू नेचुरल डिज़ास्टर्स, जैसे कि अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, वोल्केनिक इरप्शंस है, एवलांचेस हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हैं, फ्लड्स, डस्ट स्टॉर्म्स, ये सब अर्थ के डायनामिक को हाईलाइट करते हैं। समटाइम्स ऑब्वियसली डिस्ट्रक्टिव भी है ये नेचर में, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा हार्म होता है, हार्म टू प्रॉपर्टी, टू ह्यूमन बींग्स, लॉस ऑफ लाइव्स, लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड सो मैनी थिंग्स। अब इन फिनोमिनास को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम समझ सके कि कैसे हमारा प्लैनेट शेप हुआ है, कैसे हमारा प्लैनेट
ह्यूमन सोसाइटी से भी किस लेवल पे इम्पैक्ट हुआ है, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि जोग्राफी इज़ अबाउट स्टडिंग दीज इंटरेक्शंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट विद द ह्यूमंस, ठीक है। आई होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन सबको समझ आ गई होगी। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स या डिफ़िकल्ट टर्म देख के प्लीज़ डरना नहीं है। कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करके समझेंगे तो सब कुछ हमें समझ आएगा। हर टॉपिक के अंदर मैं फिर आपको कहूँगी, ट्राई टू लर्न थिंग्स पॉइंटर्स वाइज, ट्राई टू लर्न द की वर्ड्स। कीवर्ड इज़ लाइक द की टू SST. If you want to excel in SST, आपको कीवर्ड्स याद करने होंगे, आपको पॉइंटर्स की फॉर्म में लर्न करना होगा। दैट इज़ द अल्टीमेट की टू स्कोरिंग फुल मार्क्स, ठीक है। अब हम बात करें हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। प्लेट टेक्टोनिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक थ्योरीज है हमारी अर्थ साइंस में, जो एक्सप्लोर करती है हाउ द अर्थ सरफेस इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ओवर टाइम। मैंने आपको बताया चेंजेस अलग अलग हो रहे हैं हमारे अर्थ में, और उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना, ये एक साइंटिफिक थ्योरी है तो इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि जो हमारे अर्थ में के एटमॉस्फेयर में जो प्लेट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में है, यानी कि ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। और ये जो लार्ज पीसेस हैं, ये जो प्लेट्स हैं, इनकी मूवमेंट जो है ऑफ द अर्थ्स आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हैं ओवर एस्थनोस्फेयर। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो फिनोमेना है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और या जो ये लार्ज पीसेस हैं, ये कैसे मूवमेंट में रह रहे हैं अर्थ के एस्थनोस्फेयर में, एंड ये कैसे मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली। अब ये जो मूविंग प्लेट्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं, राइट, causing natural phenomena like earthquake, volcanic eruptions, mountain formation and the creation of ocean bases. तो बेसिकली सारा रोल इन प्लेट्स का है, राइट। और इन्हीं से ही हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल फिनोमेनाज हैं, ये सब अकर हो रहे हैं, राइट। क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में है, तो ये इनका आपस में मूव होना, एक दूसरे से टकराना, ये सब बेसिकली कॉजेज़ या फैक्टर्स हैं बाकी अर्थली फिनोमेनास के। अब जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की वो कंबाइन करती है अर्लियर आइडियाज़ लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग टू प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द अर्थ्स क्रस्ट हैज़ इवॉल्व्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। दो थ्रू दिस थ्योरी साइंटिस्ट कैन better understand the dynamic nature of our planet and the forces that continue to shape it, right? समझ आया प्लेट्स क्या हैं एंड प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी बेसिकली समझाना क्या चाह रही है, यही मूवमेंट जो हमारी लार्ज प्लेट्स की हो रही है, राइट, जिसको हम बोल रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। देन इज़ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बेसिकली क्या एक्सप्लेन कर रही है, इट एक्सप्लेन्स दैट द अर्थ्स आउटर लेयर, जिसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स that are constantly moving. They are moving over the semi-fluid layer beneath them, that is known as asthenosphere. ये मैंने पहले भी बताया है. Now this theory has developed from earlier ideas and it includes several related concepts. सबसे पहला आइडिया की जो हम बात करें वो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, जिसको दिया है किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दिया है, 1912 में दिया है। ऐसे ही ब्रेक डाउन करके क्वेश्चंस की फॉर्म में इफ़ यू मेमोराइज, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सारे फैक्ट्स आपको लर्न हो जाएंगे। यू कैन श्योरली आंसर द 1 मार्कर्स थ्रू इट, यू कैन श्योरली इंक्लूड इट इन योर लॉन्ग आंसर्स एज वेल। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है, इसको हम समझते हैं। ये सजेस्ट करती है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब पहले जॉइंड थे टुगेदर इनटू अ सिंगल लैंड मास। तो जितने भी आज हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं ये सारे जॉइंट थे और ये बेसिकली एक सिंगल लैंड मास था। इस सिंगल लैंड मास को क्या कहते हैं, इस सिंगल लैंड मास को कहते हैं पैंजिया, ठीक है। एंड लेटर धीरे धीरे ये आपस में ड्रिफ्ट होते रहे, दूर होते चले गए
Although he provided the evidence such as matching coastlines, fossils, and rock formations, he could not explain mechanism behind the movement. Right? तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स आई कहाँ से, हमें समझना होगा कि अलग अलग थ्योरी से इमर्ज हुई है ये थ्योरी। तो सबसे पहले हमने यहाँ कौन सी थ्योरी की है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो दी है अल्फ्रेड ने 1912 में, जिसने बोला कि सारे कॉन्टिनेंट्स पहले ज्वाइन थे, एक सिंगल मास एग्जिस्ट कर रहा था जिसको हम बोलते हैं पैंजिया, और ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट होता गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिसको किसने दी है, हैरी हेस्ने एंड रॉबर्ट एस डीट्स के 1950s में, जिसने ये मिसिंग मैकेनिज्म बताया। जो मैकेनिज्म कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मिसिंग था उसको इस थ्योरी ने केटर किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यू ओशनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड एट मिड ओशन रिजेस ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। As magma rises and solidifies, it pushes the older crust away from the ridge, causing the seafloor to spread. This explained how continents could move over time and was supported by evidence such as magnetic stripping on the ocean floor. तो ये तो थ्योरी आई, इसने बेसिकली क्या समझाया कि जो न्यू ओशनिक क्रस्ट था हमारा, दैट इज़ बेसिकली फॉर्म्ड एट मिड ओशन रिजेस। किसकी वजह से, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। वोल्केनिक एक्टिविटी में क्या होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी में जैसे कि जो मैग्मा होता है वो जब राइज होता है और धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है वो बेसिकली जो ओल्डर क्रस्ट है उसको दूर कर देता है रिज से, जिसकी वजह से जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो जाता है। तो बेसिकली इससे ये पता लगता है कि कैसे कॉन्टिनेंट धीरे धीरे मूव हो रहे थे, किसकी वजह से, वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से, और जब मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता था। ठीक है, ये है सेकेंड थ्योरी। अब हम इसमें एक और थर्ड थ्योरी समझ रहे हैं, दैट इज़ कन्वेंशन करेंट्स इन द मैंटल। साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि जब हीट आती है, अर्थ का जो कोर है उससे जब हीट आती है, बेसिकली उससे क्रिएट होता है कन्वेक्शन करेंट्स मैंटल में, जो बेसिकली ड्राइव करती है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को। जैसे जैसे ये हॉट मटेरियल राइज करता है और कूलर मटेरियल सिंक करता है, एक सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से दैट पुशेस एंड पुल्स द प्लेट अबव इट। सो कन्वेंशन करेंट्स बेसिकली ये समझाना चाहता है कि जब हीट, जो अर्थ का कोर है राइट, उसमें हीट एमर्ज होती है और इस हीट की वजह से ही मूवमेंट हो रही है टेक्टोनिक प्लेट्स की। तो जब जैसे ही ये हॉट मटेरियल राइज होता है और धीरे धीरे कूलर मटेरियल सिंक इन होता है, उससे सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स पुश और पुल हो जाती हैं आपस में और मूवमेंट और ज़्यादा हो जाता है, एक चेंज आ जाता है। ठीक है, तो फाइनली अब हमारी आई मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो इन सभी आइडियाज़ को कंबाइन करती है और एक्सप्लेन करती है अबाउट द मूवमेंट ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट्स एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, राइट। सो पहले हम थ्योरीज देखते हैं। हमने यहाँ पे कैसे देखा थ्योरीज कौन कौन सी देखी है। पहला हमने देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दूसरी हमने देखी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, एंड थर्ड हमने देखी है कन्वेक्शन करेंट्स थ्योरी। ठीक है, इससे क्या आई है हमारी ये वाली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। परफेक्ट। इस थ्योरी ने ये भी बोला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। क्या टाइप्स हैं, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है, प्लेट्स बेसिकली मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर हो रही हैं, एंड कन्वर्जेंट में प्लेट्स दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, प्लेट्स कोलाइड कर रही हैं, एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट्स स्लाइड कर रही हैं पास्ट ईच अदर। ओके, सो different types of plate boundaries are divergent, convergent and transform. डाइवर्जेंट में क्या है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो रही है, कन्वर्जेंट में प्लेट्स कोलाइड हो रही है, एक दूसरे से टक्कर खा रही है, और ट्रांसफॉर्म में प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर से पास हो रही है। तो कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है, ये एक्सप्लेन कर रही है कि अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी, माउंटेन फॉर्मेशन, ओशन
ट्रेंच फॉर्मेशन, ये सब क्यों होती है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज इन जियोलॉजी. तो आप देख लो, अब आप सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी को समझ रहे हो, राइट. समझ में आ गया. बेसिकली हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि कहाँ से हमारी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स आई है, राइट. दिस यू कैन सी about the distribution of major tectonic plates. राइट. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इनसाइड, अंदर. अब हम अर्थ के अंदर की कहानी को समझ रहे हैं. आवर अर्थ हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. ठीक है. अब आप इस डायग्राम को देखो. क्या है हमारे अर्थ में? स्ट्रक्चर है जो लेयर्स में है. लेयर क्या है? क्रस्ट, देन कम्स मैंटल, देन कम्स कोर. ठीक है. तो क्या है हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ में? क्या है? कम ऑन टेल मी. यस, क्रस्ट, मैंटल, कोर. इतना आप अच्छे से याद कर लो. 1 2 3. क्रस्ट, मैंटल, कोर है हमारे अर्थ के अंदर. लेयर्ड स्ट्रक्चर है, सेम ही ऑर्डर में है. ऊपर पहले क्रस्ट आ रहा है, फिर मैंटल आएगा एंड देन नीचे कोर आएगा. यू कैन सी द डायग्राम. ये डायग्राम बहुत हेल्पफुल रहेगा. नाउ अब हम पढ़ेंगे एक एक को अच्छे से. ठीक है. सॉलिड आउटर कवरिंग ऑफ द अर्थ which envelops its interior portion is called crust. crust क्या है? सबसे सॉलिड है, आउटर कवरिंग है, सबसे ऊपर है. बेसिकली वो क्या कर रही है? ऑब्वियसली इंटीरियर पोर्शन को एनवेलप कर रही है, उसको कवर कर रही है. सो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट इज द सॉलिड आउटर कवरिंग ऑफ द अर्थ which envelops its interior portion is known as crust. सिंपल इनफ. क्रस्ट समझ आया. सॉलिड है, ऑब्वियसली आउटर कवरिंग है, एंड इट इज़ कवरिंग द इंटीरियर पोर्शन. सिंपल इनफ. समझ आ गया. कैसे एक्सप्लेन करोगे क्रस्ट को? उसकी एवरेज थिकनेस क्या है? 5 to 40 किलोमीटर्स. हाउएवर थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. इट इज़ थिकर अंडर, तो यूनिफॉर्म नहीं है. इट इज़ थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड थिनर अंडर द ओशंस. ठीक है. क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ रॉक्स. क्रस्ट किससे बने हैं? अलग अलग तरीके के रॉक्स से. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेल ऑफ द अर्थ एज इट सस्टेन्स लाइफ. इट इंक्लूड्स ऑल कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स वगैरह सब. इट इज़ ऑल अंडर द सीज. इट इज़ ऑलवेज अंडरगोइंग चेंजेस, एंड इन बिटवीन द क्रस्ट एंड मैंटल there is the mantle or a thicker layer of rocks. ठीक है. पहले इतना समझ आया. एक बार और देखते हैं. इंटीरियर हम समझ रहे हैं अर्थ का. सबसे पहले हम समझ रहे हैं क्रस्ट को. क्रस्ट क्या है? सॉलिड है, आउटर लेयर है, और हमारी इंटीरियर पोर्शन को एनवेलप कर रही है. दैट इज़ क्रस्ट. एवरेज थिकनेस कितनी है? 5 to 40 किलोमीटर्स है. थिकनेस वेरी करती है, यूनिफॉर्म नहीं है. थिक कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा है और थिनर है कहाँ पे? ओशंस में. क्रस्ट वैरायटी ऑफ रॉक से बनी है. यहाँ पे लाइफ सस्टेन हो रही है, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड, सीज, ये सब यहाँ पे आता है, एंड ऑब्वियसली चेंजेस ओवर टाइम. क्लियर इनफ. अब हम बात करें हैं क्रस्ट और मैंटल के बीच की. क्रस्ट और जो मैंटल है उसके बीच में देयर इज़ अ मैंटल और अ थिकर लेयर ऑफ रॉक्स whose average thickness is about 2,900 kilometer. Its density increases with the increase in its depth. Crust mantle से कैसे separated है? It is separated by a boundary जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोहरोविकियो डिसकॉन्टिन्यूटी. मोहरोविकियो discontinuity, that is named after the geologist Andrija Mohorovičić,
हु डिस्कवर्ड इट. ओके, अब जो मैंटल है दैट इज बेसिकली क्रस्ट. समझ आ गया? क्रस्ट और मैंटल के बीच में क्या है मैंने बता दिया. अब नेक्स्ट पे आते हैं मैंटल. मैंटल क्या है? मैंटल भी डिवाइडेड है टू सेक्शंस में. पहला है अपर मैंटल, देन है लोअर मैंटल. राइट. इनर मोस्ट शेल इज कॉल्ड द इनर कोर. इनर मोस्ट शेल है, लास्ट में मैंने बताया इनर कोर है, एंड यहाँ पे हमारा आउटर कोर आता है. कोर कितना थिक है? 3500 किलोमीटर थिक है. थिकनेस आप प्लीज़ याद कर लेना. और ये सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट लेयर है. किसकी बनी है? मेटल्स की बनी है. सो इट इज़ समटाइम्स नोन एज मेटालिक कोर. राइट. इनर कोर को मेटल्स की बनी है, मेटालिक कोर कहते हैं. एंड दिस कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इनर कोर है एंड आउटर कोर है. आउटर कोर में आयरन है, दैट इज इन लिक्विड स्टेट, और इनर कोर में निकल एंड आयरन है. Scientists feel that because of the presence of these metals, the earth acts like a magnet. Perfect enough? सबसे पहले ऊपर हमारी आउटर मोस्ट लेयर आती है क्रस्ट, और उसके नीचे आते हैं मैंटल, अपर मैंटल, लोअर मैंटल. उसके नीचे आता है हमारा कोर, जिसमें हमारा आउटर कोर एंड इनर कोर. क्रस्ट में हमारे रॉक्स हैं, आइलैंड्स हैं, कॉन्टिनेंट्स है, सीज है. राइट. ये सब है. एंड देन मेटालिक कोर किसको कहते हैं? इनर कोर को कहते हैं. आउटर कोर में क्या है? आयरन है लिक्विड स्टेट में, और इनर कोर में निकल एंड आयरन. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं, सेंटर पे जाते हैं. अर्थ के जो डेंसिटी है अलग अलग लेयर की, शेल्स की, वो बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर में जाते रहते हैं. ओके. Likewise, if one were to move down the earth's surface, there will be rise in temperature. Temperature भी बढ़ेगा at the rate of 1 degree Celsius for every 32 meters. As a result, extreme temperature, all rocks, metals in the inner core would melt. However, it behaves like a solid because of the extremely high pressure of the outer shell. समझ आ गया इंटीरियर ऑफ द अर्थ? बेसिकली दिस डायग्राम इज़ वेरी हेल्पफुल. फिर हमने एक एक करके समझा है कि बेसिकली सब क्या है. तो ये बेसिक याद कर लेना क्या क्या है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, एंड देन उसके अलग अलग पॉइंटर्स यू हैव टू लर्न. ओके. मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके. परफेक्ट. लेट्स मूव ऑन now to the next topic, that is role of weathering and erosion, agents of gradation, river, waves and currents, winds, glaciers and underground water. Now various processes goes on in the earth's surface. It is constantly changing. Some of these processes जैसे volcanic activity, earthquake, ये सब they work beneath the earth's crust, while there are some other processes as well जैसे कि weathering, erosion, mass movements, ये सब that are responsible for bringing about the changes on the surface of the earth. तो changes के पीछे क्या agents हैं, किस वजह से weathering and erosion हो रहा है, हम इसमें वो समझने वाले हैं. ह्यूमन्स का भी ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट रोल है कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं अर्थ में. However, we shall deal with external processes only, which play a vital role in modifying the surface of the earth and help in the formation of soil. हम यहाँ पे किस पे फोकस करें? एक्सटर्नल प्रोसेसेस पे. ठीक है. अब इस टॉपिक को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है. एक्सटर्नल प्रोसेसेस, वेदरिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वेदरिंग प्रोसेस, देन टाइप्स ऑफ वेदरिंग है, इरोजन है, मास मूवमेंट्स है, एजेंट्स ऑफ डिन्यूडेशन है, रोल ऑफ मैन है, वर्क ऑफ द रिवर, कंपैरिजन है. राइट. सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस. नाउ नेचुरल प्रोसेसेस विच टेक प्लेस ग्रेजुअली ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोसेस. नाम से पता है एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर.
तो एक्सटर्नल प्रोसेसेस कौन से? वो प्रोसेसेस जो अर्थ के सरफेस पे हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, जैसे कि वेदरिंग, इरोशन, मास मूवमेंट्स, ये सब एक्सटर्नल प्रोसेसेस हैं। सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉक्स एक्सपोज ऑन द सर्फेस गॉट ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस इन सितु इन द सेम प्लेस इज नोन एज वेदरिंग। तो मैंने आपको पहले बताया कि कैसे जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे रॉक्स में धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते रहते हैं, एंड अगर वो सरफेस लेवल पे ब्रोक डाउन हो रहे हैं फ्रॉम लार्जर पीसेस टू स्मॉलर पीसेस इन सितु, यानी कि सेम ही जगह पे, उसको कहते हैं वेदरिंग। अब वेदरिंग के फैक्टर्स क्या हैं, ये क्यों होता है, इसको हम समझेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे। पहला है चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मार्क करते जाएंगे हम। फर्स्ट क्या फैक्टर है? चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। द कॉन्टिन्यूस हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ रॉक्स मेक देम ब्रेक अपार्ट। टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूस हीटिंग है, फिर कूलिंग हो रही है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रेक हो जाते हैं हमारे रॉक्स। सेकंड क्या है? एक्शन ऑफ वाटर। पानी की वजह से, पानी जो है वो जो रॉक्स हैं उनके जो क्रैक्स हैं उसमें, या जो रॉक के जो पोर्स हैं उसमें भर जाता है पानी, और जब टेम्परेचर फॉल होता है तो वाटर फ्रीजेस, उसकी वजह से एक्सपैंड हो जाता है, और ये जो क्रैक्स है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस गोज अपॉन फॉर मैनी ईयर्स टिल द रॉक्स डिसइंटीग्रेट इनटू पीसेस। ठीक है। नेक्स्ट, द एयर लोडेड विथ सैंड ऑल्सो वर्क्स लाइक सैंड पेपर striking against the rock, especially when it takes the shape of a storm. It abrades rock surfaces, and as a consequence, the rock gets broken into small pieces. अब वाटर की वजह से समझ आ गया ना, वाटर कैसे होगा कि वाटर अंदर जा रहा है, पोर्स में कलेक्ट हो रहा है या क्रैक्स में रह रहा है। ठीक है। टेम्परेचर चेंज हुआ तो वाटर फॉर एग्जाम्पल फ्रीज हो गया या एक्सपैंड हो गया, तो उस केस में ये क्रैक्स बढ़ता चला जाता है और रॉक ब्रेक डाउन होता जाता है। फर्दर जो एयर होती है सैंड में, वो भी सैंड पेपर की तरह काम कर रहा है और रॉक से स्ट्राइक कर रहा है, तो उस वजह से भी होता है। राइट। अब ये हो गया थर्ड, एयर। देन नेक्स्ट इज फोर्थ, दैट इज सीड्स। समटाइम्स सीड्स भी जो है वो इन स्मॉल होल्स में डिपॉजिट हो जाती हैं बाय एनिमल्स, विंड और वाटर। The roots of plant, when they go deep into these cracks of rocks, also break them into pieces. Seed चले गए, plant grow हो गया या कुछ हो गया, तो उससे भी वो weak हो जाते हैं और break down हो जाता है। Lastly, animals, fifth reason, animals और humans हैं जिसकी वजह से break down हो जाता है by their mechanical actions. तो क्या क्या factors हैं हमारे? पहला, change in temperature and pressure. Second, action of water. Third is about air loaded with sand. Fourth, the seeds. Fifth, animals and humans. Perfect. आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेदरिंग। मेजर टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या है? राइट। जस्ट सेकेंड। या सो मेजर टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या है? कितने टाइप्स ऑफ वेदरिंग है? बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। 3 टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट, फिजिकल वेदरिंग। सेकंड, केमिकल वेदरिंग। एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। नाम से थोड़ा थोड़ा पता लगता है, बट इन डेप्थ करते हैं। पहला है फिजिकल वेदरिंग। When the disintegration of rocks takes place without any change in their chemical composition, it is known as physical weathering. Simple enough. अब it takes place in many ways. Sometimes it is the change in temperature. Physical weathering तब हो रही है जब chemical composition से नहीं हो रहा है change, तो physical weathering से हो रहा है। उसमें भी अलग अलग causes हैं। पहला है टेम्परेचर चेंज हो गया जिसकी वजह से रॉक्स ब्रेक डाउन हो गई। नेक्स्ट, आउटर लेयर ऑफ रॉक्स एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे टाइम, उससे हो गया। या नाइट में टेम्परेचर फॉल हो गया और जो आउटर लेयर है रॉक की वो
कॉन्ट्रैक्ट हो गई। एज अ रिजल्ट द आउटर पार्ट्स ऑफ रॉक्स लूज हो जाते हैं, और लूज होने से क्या होता है, वो ब्रेक हो जाते हैं मेन रॉक से। इस पीलिंग से जो आउटर लेयर है जो रॉक की वो पील हो जाती है, दैट इज नोन एज एक्सफोलिएशन, विच इज़ अ क्वाइट कॉमन इन ग्रेनाइटिक रॉक्स। समटाइम इन कोल्ड लैंड्स वाटर, मैंने आपको बताया वाटर चले जाता है, फिर वो फ्रीज हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द आइस मेल्ट्स। This alternative expansion and contraction leads to the development of cracks in these rocks. If water enters these tracks, it may freeze into ice and exert great force. And as a result क्या होता है, cracks widen होते चले जाते हैं, और जो rocks है वो pieces में divide हो जाते हैं. This is called as frost action. समझ आया? फिजिकल वेदरिंग क्या है? जो वेदरिंग केमिकल रीजंस की वजह कंपोजिशन में चेंज के अलावा हो रही है, दैट इज़ फिजिकल वेदरिंग. अब ये भी अलग अलग कारणों की वजह से हो रही है. टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है, सन की हीट से हो सकता है, या नाइट के कूल टेम्परेचर से हो सकता है, या वाटर की वजह से हो सकता है. तो ऑल दीज आर द रीजंस. ठीक है. व्हाट इज़ एक्सफोलिएशन, इसको याद कर लेना. ओके. सेकेंड पे आए. सेकेंड इज केमिकल वेदरिंग. नाउ ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ऑब्वियसली अब ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है, राइट. ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर और एयर, सर्टन पोर्शंस ऑफ दीज रॉक्स आर डिजॉल्व्ड, प्रोड्यूसिंग इंटरेस्टिंग फीचर्स. कैविटी हो गई, सिंक होल्स हो गए, कैवर्न्स हो गए. इसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग. जो केमिकल फीचर्स या केमिकल कॉम्पोनेंट्स रॉक के चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो हो रहा है. इसमें से कुछ सम ऑफ द सॉल्युबल मिनरल्स लाइक रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, they are dissolved into water and they are removed from their original place. The gaps that develop make the rocks tumble and disintegrate because of their own heavy weight. Right? नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स का इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से रॉक्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं. प्रेशर की वजह से या हीट की वजह से डीके हो जाता है, रॉक्स लूज हो जाते हैं, या सीड चली गई तो प्लांट ग्रो हो गया रॉक में, उनकी रूट्स की वजह से प्रेशर एग्जर्ट हुआ, क्रैक हो गए रॉक्स और रॉक्स टूट गए. जो रूट्स है प्लांट्स की, वो भी एक एसिडिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, विच कट इन टू द रॉक मटेरियल एंड स्लोली ब्रेक द रॉक. समटाइम्स एनिमल्स की बरिंग, जैसे रैबिट्स, रैट्स या ह्यूमन बींग्स, तो इन सब का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इस प्रोसेस में. राइट. तो हमने मेजर टाइप्स ऑफ वेदरिंग करा है. फर्स्ट फिजिकल वेदरिंग, जो केमिकल कंपोजिशन में चेंज के अलावा वाले कॉजेज हैं उनसे हो रहा है. सेकंड केमिकल वेदरिंग, जिसमें केमिकल रिएक्शन या केमिकल फीचर्स या केमिकल चेंज की वजह से हो रहा है. थर्ड इज़ बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो एनिमल्स और प्लांट्स की वजह से हो रहा है. क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन एनीवेयर टिल नाउ? यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन इफ सो. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरोजन. अब इरोजन क्या है? इरोजन इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड. अब पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है. लिखा है यहाँ पे, The act of carrying away the weathered particle from one place to other is called erosion. यानी कि weathered particle का कैरी होना एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको कहते हैं erosion. रिवर्स, रेन वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स, विंड्स, इनकी वजह से ये क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं बहुत सारे अपने साथ वेदर्ड पार्टिकल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नदी का पानी, तेज़ हवा, आंधी, इन सब में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं कुछ कुछ उड़ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं. राइट. क्योंकि ये पार्टिकल्स खुद तो नहीं चल के जा सकते. राइट. ये सब कैसे जल जाते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह पे? इट्स बिकॉज ऑफ इरोजन. राइट. सो इरोजन इज द एक्ट ऑफ कैरिंग अवे द विदर्ड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. लाइक वेदरिंग, erosion also takes place almost everywhere and at all times. Sometimes the process of erosion is slow, while at other times it is more prominent. It obviously depends upon the factors, right? रेट और रेशियो जो है इरोजन का, वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे. और ये फैक्टर्स क्या है? रेनफॉल कितनी आ रही है एक जगह पे, राइट, जिसकी वजह से पार्टिकल्स है या कुछ है वो कैरी अवे हो रहा है.
सेकंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट स्लोप ऑफ लैंड पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली ज़्यादा स्लोप है तो अगर हल्का सा भी कुछ होता है तो पार्टिकल इजीली कैरी अवे हो जाएंगे, राइट, बट प्लेन्स पे इतना इजीली मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करता है, राइट, कि सॉइल कितनी ज़्यादा लैंड से जुड़ी हुई है और यू नो इट इज़ मोर देयर, राइट, उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल की क्या टाइप है। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन कवर। ऑब्वियसली अगर वेजिटेबल वहाँ पे है या प्लांट्स है तो उनकी रूट से जो सॉइल है वो सॉइल को ऑब्वियसली ज़्यादा क्लोजली पकड़ती है वेजिटेशन, जिसकी वजह से सॉइल इतनी ईजीली कैरी अवे नहीं हो सकती है, राइट। नेक्स्ट इज चेंज इन द लैंड यूज़ पैटर्न। डिपेंड करता है लैंड किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अब उस पर आप बिल्डिंग ही बना दोगे तो जो बिल्डिंग के नीचे जो पार्टिकल्स हैं वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। यही अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो हो सकता है इजीली मूव हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन द यूज़ ऑफ द लैंड एज वेल। अब जो ये प्रोसेस है वेदरिंग का, इरोशन का, दैट हैव बीन कंटिन्यूइंग ओवर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड दिस हैज सर्टेनली चेंज द शेप ऑफ माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स. It is said that where the great Himalayas now stand was once a deep sea called Tethys. समझो आप, जो आज हम हिमालयाज देखते हैं वो कभी वहाँ पे एक डीप सी थी। तो ये सब चेंजेस अर्थ पे आते रहते हैं एंड उसके अलग अलग रीजंस हैं। उसमें से एक इरोजन है। इरोजन मैंने आपको बता दिया, इट्स अबाउट कैरिंग अवे ऑफ द वेदर पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह पे। उसके हमने फैक्टर्स कर लिए हैं, रेनफॉल, टेम्परेचर, स्लोप ऑफ लैंड, टाइप ऑफ सॉइल, vegetation and change in the land use pattern, right? Any doubt to anyone anywhere till here? Okay, now we'll move on to the next topic, that is mass movements. Mass movements की वजह से भी changes आते हैं अर्थ के surface पे। कैसे? They are caused by gravity which pulls all materials downwards. Such movements are quite common इन माउंटेनियस रीजन जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे लूज रॉक मासेस है तो वो इजीली स्लाइड डाउन हो जाती है स्लोप से। मैंने आपको बताया उससे क्या होता है कि इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स, प्रॉपर्टी अलाइक, ये सब हो जाता है। लैंडस्लाइड्स, यू नो, जैसे जो पर्टिकुलर लैंड है वो बेसिकली स्लाइड हो जाता है और नीचे आ जाता है, उसके साथ बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं, उससे लॉस भी होता है बहुत ज़्यादा। यू नो, कई बार लाइफ चली जाती है, नीचे कोई कार खड़ी है तो वो चली जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लैंडस्लाइड, अर्थ फ्लोज, मड फ्लोज, ये सब दे आर ऑल लिंक टू मास मूवमेंट्स। Depending upon the size of rocks, amount of water and the steepness of slope, the mass movements have been divided into different types. इसकी भी अब types हैं। Quite often जब dry soil rock pieces एक steep slope के नीचे यू नो गिर जाते हैं या मूव करते हैं, दैट इज़ लैंडस्लाइड, राइट, मैंने आपको समझा दिया। और व्हेन ऑन द अदर हैंड रॉक मटेरियल्स लाइक क्ले, सिल्ट, सैचुरेटेड विद वाटर, दे मूव जेंटली, धीरे धीरे जेंटली मूव कर रहे हैं, दैट इज़ अर्थ फ्लो। एंड व्हेन वाटर सैचुरेटेड रॉक डेब्रीज डाउन द चैनल, दैट इज़ मड फ्लो। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़े हैं, 3 टाइप्स पढ़े हैं। पहला है लैंडस्लाइड, लैंड पे ही स्लाइड हो रहे हैं पार्टिकल्स और नीचे की तरफ जा रहे हैं स्लोप के। देन सेकेंड इज अर्थ फ्लो, रॉक मटेरियल्स जा रहे हैं यहाँ पे जेंटली जा रहे हैं स्लोप पे। देन इज मड फ्लो, जहाँ पे वाटर सैचुरेटेड रॉक डेब्रीज नीचे जा रही है चैनल्स के, राइट। एनी डाउट टू एनीवन एनीवेयर? ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन. Now that we have learned about different processes, let us move on to different agents of denudation. अब denudation literally का क्या मतलब होता है? It means making nude और bare, खाली हो जाना, nude या bare हो जाना. अब इसके क्या है, अलग अलग एजेंट्स हैं. रिवर्स, रेन वाटर, आइस, ग्लेशियर, सी वेव्स, विंड्स. रिवर्स कैसे? नॉर्मल कोर्स जब वो माउंटेन से सी आते हैं, रिवर्स भी कितने लॉन्ग जर्नी यू नो ट्रैवल करते हैं. रिवर्स के थ्रू ही जो ह्यूज क्वांटिटीज़ में उनके रिवर के पानी के साथ साथ ब्रोकन रॉक्स वगैरह लो लैंड्स तक पहुंच जाती हैं और रिवर्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं. दे ऑल्सो इरोड लैंड इन टू गॉर्जेस एंड वैलीज एट्सेट्रा. रिवर्स का समझ आ गया. नेक्स्ट इज रेन वाटर. अब जब रेन गिरती है, सम ऑफ द वाटर सीप्स अंडरग्राउंड थ्रू
fissures or pores in the rocks. Man has been using this underground water from time immemorial by digging wells. In the hilly areas, this underground water may appear as springs. In regions like soluble rocks like limestone or salt, the seepage of the underground water creates caves and other landscape features. तो रेन वाटर के थ्रू भी कैसे चेंजेस आ रहे हैं. नेक्स्ट इज आइस या ग्लेशियर्स. जो मूविंग मास होता है आइस का माउंटेन्स पे, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं. जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और ऑब्वियसली वो मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट होकर कहाँ जाता है, उनसे रिवर्स बन जाती हैं. तो ये जो मूवमेंट है दैट इरोड्स द वी शेप्ड रिवर वैली इनटू अ यू शेप्ड रिवर वैली. ठीक है. नेक्स्ट सी वेव्स हैं. जो सी वेव्स हैं उससे भी इरोजन होती है कोस्ट की. दे ऑल्सो डिपॉजिट मटीरियल अलॉन्ग द शोर व्हेन दे रिसीड. वेव्स का प्रेशर होता है. वेव्स का काम है, इट कंप्राइजेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजिशन. वी शैल रीड अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल. देन इज विंड. विंड का एक्शन से क्या है, ट्रैवल करती है किसी चीज़ से. डेजर्ट एरियाज में जैसे कि राजस्थान, सहारा इन अफ्रीका, winds can move dry particles of dust or sand from the surface very easily. So ये सब बेसिकली हमारे एजेंट्स है या फैक्टर्स है जो डेन्यूडेशन को प्रमोट करते हैं. ठीक है. You can look at this picture. It shows water as an agent of degradation. कैसे होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी. सिमिलरली इसमें गिवन है थोड़े अलग वे में. यू कैन लुक एट इट. आपको ईजीली अब समझ आ जाएगा बिकॉज यू नो द कंसेप्ट नाउ. ठीक है. अब हम बात करते हैं रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग द लैंड सरफेस. ह्यूमन बींग्स ही तो अर्थ पे रह रहे हैं. ह्यूमन बींग्स क्या कुछ नहीं कर रहे हैं अर्थ पे. एंड कई बार चीज़ें बिना सोचे समझे कर दी जाती है. देन अल्टीमेटली ह्यूमन्स को ही उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, ईदर टुडे और टुमारो. तो man plays an important role in changing the land surfaces. He is responsible for degradation of land in a number of ways because ultimately हम ही तो यूज़ कर रहे हैं land surfaces को, अर्थ को. ट्रीज़ को इंडिस्क्रिमिनेटली कट कर देना और लैंड जो फर्टाइल है उसको वेस्ट लैंड बना देना. We know if there are no trees, there will be no rain. There will be no rain, then the land will automatically get degraded. It's soil fertile ही नहीं रहेगी. कहाँ एग्रीकल्चर होगा, कहाँ कुछ होगा, राइट. तो पहला फैक्टर है कि जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं इंडिस्क्रिमिनेटली, दैट हैज़ लेड टू चेंजिंग ऑफ लैंड सर्फेसिस. नेक्स्ट इज indiscriminate building activities not only swallow the land but they also render the surrounding land degraded. अर्बनाइजेशन की वजह से हम कितने लैंड्स जहाँ पे फॉरेस्ट्स थे उनको हमने वहाँ पे ह्यूमन लाइफ सेटल हो गया तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं. तो ये सब हो रहा है. नेक्स्ट इज़ डर्टी एंड पॉइजनस एफ्लुएंस फ्रॉम फैक्ट्रीज से. जो पोल्यूशन होता है फैक्ट्रीज से वो सब भी कलेक्ट हो जाता है सराउंडिंग एरियाज़ में और लैंड डिग्रेडेशन होता है. कितना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है. इसके अलावा डंपिंग ऑफ सिटी वेस्ट. जो सिटी इतनी ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रही है, कुछ बहुत ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है, वो कहाँ जा रहा है, लैंड में जा रहा है, राइट. दैट कम्प्लीटली लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड जहाँ पे वो हो. तो दीज आर द रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग द लैंड सरफेस इन डिफरेंट वेज थ्रू देयर डिफरेंट एक्टिविटीज़. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क ऑफ द रिवर एज एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिस्पोजिशन. राइट. थोड़ा लंबा टॉपिक है तो we'll cover it in the next class. ठीक है. We have covered it till here. I hope आपको समझ आ गया है and कोई doubts नहीं होंगे. अगर कोई doubts है तो you can ask me in the comment section and I'll be happy to answer them. And we'll be continuing and starting up with the next topic that we have in the next video. Till then, bye bye. Thank you so much. Happy learning. And you can revise the topic till here. And do subscribe to my channel. It really means a lot to me. And stay tuned. I'll be coming up with more such materials to help you all out. Thank you so much.